गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, विराट किंग्स यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि पिछले वीडियोज़ में हमने चर्चा की थी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाले टॉपिक की, अभी वो कंटिन्यू ही है और उसी टॉपिक को हम लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। और इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं कुछ रूल्स ग्रामर के जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, जो इम्पोर्टेंट भी हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहला जो रूल लेंगे आज का हम, वो रूल अपना रहेगा, हम बात करेंगे सबसे पहले सपोजिशनल सेंटेंसेस की। आज हम किससे रिलेटेड रूल्स की बात करेंगे? सपोजिशनल सेंटेंसेस की। ये सपोजिशनल सेंटेंसेस होते कौन से हैं? ये वो सेंटेंस होते हैं जो इफ ओनली, एज इफ, एज दो, ठीक है, इन शब्दों का इनमें प्रयोग होता है। आई विश, वी विश, ही विशेज, शी विशेज, यू विश। जब किसी सेंटेंस में इनका प्रयोग हो तो इनसे कोरी कल्पना का बोध होता है। कैसी कल्पना का बोध होता है? इनसे कोरी कल्पना यानी असंभाव्य शर्त का बोध होता है। तब इनके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक बार सपोजिशनल सेंटेंस ये शर्त वाले वाक्य होते हैं। सपोज करने वाले यानी कौन से सपोज करेंगे अपन? ऐसे वाक्य जो इफ ओनली, इफ, एज इफ, एज दो, आई विश, वी विश, ही विशेज, शी विशेज, यू विश, सपोज, इनसे यदि इन शब्दों का प्रयोग यदि किसी सेंटेंस में हो तो इनके बाद में जो भी सब्जेक्ट आएगा उनके बाद में हम प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे वो वर्ड्स कौन कौन से हैं ये देखो। इफ, एज इफ ओनली, एज दो, सपोज, इफ, एज इफ ओनली, एज दो, सपोज, ठीक है। इसके अलावा देखो, जैसे मैं कहूं आई विश, वी विश, यू विश, ही विशेज, शी विशेज। ये कुछ शब्द हैं, कुछ वर्ड्स हैं। इनका प्रयोग यदि किसी सेंटेंस में हो तो इससे हमें कोरी कल्पना या असंभाव्य शर्त का बोध होता है। और इनके बाद में जो सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, क्रिया हमेशा किस फॉर्म में आएगी? प्लूरल फॉर्म में ही आएगी, यानी प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा इसमें। तो ये वर्ड्स इनका ध्यान रखना है किसी भी सेंटेंस में इस तरीके से यूज में लिए गए हों। और हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, उनके बाद में क्रिया कौन सी आएगी? हमेशा प्लूरल। जैसे इनके एग्जाम्पल्स देखो, जैसे मैं यहां लिखूं हरी बिहेव्स with me as if he my secretary। यहां वर्ब का प्रयोग करना है वॉज और वर्ब में से। हम किसकी बात करेंगे? वॉज या वर्ब में से इन कौन सी वर्ब का प्रयोग यहां होगा? यहां देखो, एज इफ मैंने आपको वर्ड बताया था कि ये हैवी सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण सेंटेंस बन जाता है, क्योंकि इस कंजक्शन का प्रयोग यहाँ एज इफ का प्रयोग दिया हुआ होता है या फिर कई बार एज दो का प्रयोग भी दिया हुआ मिलेगा। एज इफ का मतलब होता है मानो की। अब सेंटेंस से देखो, हरी बिहेव्स विद मी एज इफ ही माई सेक्रेटरी। यहाँ वॉज या वर दो ऑप्शन दे रखे हैं, किसका प्रयोग करना होगा? हमने बात की थी कि जब भी किसी सेंटेंस में ये इन शब्दों का प्रयोग होगा और उनके बाद में चाहे नाउन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब हमेशा कौन सी आएगी? प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें देखो वॉज और वर्ब में कौन सी वर्ब है? ये प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे हम? वर का। और ध्यान दें, जब भी ऐसे सेंटेंस होंगे
तो उनमें क्रिया जो होगी वो पास्ट की भरी जाएगी, लेकिन अर्थ हमेशा किसका देगा, ये प्रेजेंट का। जैसे यहाँ वर्ब का प्रयोग किया, सेंटेंस तो अपना किसका चल रहा था, बिहेव, ये प्रेजेंट टेंस चल रहा है, लेकिन आगे यहाँ जो वर्ब भर रहे हैं वो कौन सी भर रहे हैं, पास्ट की वर्ब भर रहे हैं, और वो भी किस फॉर्म में भर रहे हैं, प्लूरल फॉर्म में। इसलिए आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इस वर्ब जो है वो पास्ट टेंस की भरी जा रही है, लेकिन अर्थ कौन सा देगा, ये मीनिंग किसका देगा, प्रेजेंट का ही देगा। हरी बिहेव्स विद मी एज इफ ही वर माई सेक्रेटरी। हरी मेरे से ऐसे व्यवहार करता है मानो कि वो मेरा क्या हो, सेक्रेटरी हो, सचिव हो। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल्स और देखो। जैसे रानी टॉक्स टू मी एज दो शी माई बॉस। यहां भी मैंने क्या लिखा, वॉज और वर। रानी टॉक्स टू मी एज दो शी माई बॉस। रानी मेरे से इस प्रकार से बात करती है मानो कि वो मेरी क्या हो, बॉस हो। यहाँ भी आपके पास ऑप्शन में दिया गया है वॉज और वर, ठीक है, लेकिन यहाँ देखो एज दो का प्रयोग इस सेंटेंस में किया गया है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि एज इफ, एज दो, इवन इफ, सपोज। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जब भी आएंगे और इनके बाद में जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन दिया हुआ होगा, चाहे सिंगुलर फॉर्म में हो चाहे प्लूरल फॉर्म में हो। यहाँ देखो शी जो है वो कौन सा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, जबकि इस सेंटेंस में भी यहाँ ही जो था वो कौन सा नाउन है, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन जो भी है। इस सी के अनुसार यहाँ वैसे देखा जाए तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन जब एज दो का प्रयोग किया गया है, आई विश, वी विश, ठीक है, इनका प्रयोग होगा तो इन सब्जेक्ट्स के बाद में हमेशा वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल फॉर्म में ही आएगी। यहाँ भी किसका प्रयोग होगा, ठीक है। एक दो सेंटेंस और देखो आप। फॉर एग्जाम्पल, आई विश गोलू द PM ऑफ इंडिया। ठीक है, यहां देखना वॉज और वर। क्या लिखा सेंटेंस में, सेंटेंस में लिखा गया आई विश गोलू द PM ऑफ इंडिया। वॉज या वर, इन दोनों में से एक का प्रयोग करना है। किस वर्ब का प्रयोग करोगे आप, तो इसको देखो आई विश, सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, मैंने आपको बताया था चाहे आई विश हो, चाहे वी विश हो, यू विश हो, ही विशेज हो, शी विशेज हो। सपोजिशनल सेंटेंस में हमेशा चाहे नाउन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यहाँ पे आप किसका प्रयोग करोगे, वॉज का प्रयोग तो होगा नहीं, यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, वर का। सेंटेंस आई विश काश गोलू वर द PM ऑफ इंडिया। गोलू क्या होता है, भारत का क्या होता है, PM होता है। ये सपोजिशनल सेंटेंस है, और सपोजिशनल सेंटेंस में कुछ शब्दों की हमने पहले भी चर्चा कर ली है शुरुआत में, इस क्लास के इस वीडियो के शुरुआत में। फिर इस तो मैं समझता हूँ कि ये जो रूल है सपोजिशनल सेंटेंस वाला वो आपका क्लियर है। इसके बाद में हम बात करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट रूल है अपना कौन सा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस लेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं, पहले तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, विस्मयादिबोधक वाक्य बोलते हैं इनको, ठीक है, जिनसे हृदय की तीव्र भावनाएं प्रकट हो। इनमें ऑप्टेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें किस किस का बोध होता है। ये सेंटेंस होते हैं, इनमें एक तो ब्लेसिंग दी जाती है, किसी को आशीर्वाद दिया जाता है। ये वे सेंटेंस होते हैं जिनमें किसी के लिए हम क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं। ये वो सेंटेंस होते हैं हम जिसमें हम किसी के लिए विश करते हैं। ये वो सेंटेंस होते हैं जहां हम किसी को कर्स भी देते हैं। कर्स, CURS, कर्स। कर्स का मतलब होता है श्राप या अभिशाप। ब्लेसिंग का मतलब क्या है, आशीर्वाद। ऑप्टेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनके माध्यम से हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, या किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, या किसी के लिए दुआ करते हैं, विश करते हैं, इच्छा करते हैं।
या फिर किसी को श्राप या अभिशाप दिया जाता है, तो हम कौन से सेंटेंस काम में लेते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो प्रारंभ है, बिगिनिंग जो है, बिगिनिंग ऑफ द ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, वो किससे होती है? वो मॉडल होता है एक मे मॉडल। तो कई बार वो मॉडल सेंटेंस में दिया हुआ नहीं होता है, तो आपको अंडरस्टूड करना होता है, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रारंभ जो होता है वो मॉडल किससे होता है? मे। यहाँ हम बात करेंगे, ये मॉडल है, इस मॉडल के द्वारा ही ऑप्टेटिव। लेकिन कई बार सेंटेंस में मे का प्रयोग नहीं होता है, तब उस समय हमें इस मे को अंडरस्टूड करना होता है। ये ज़रूरत तब पड़ती है जब हम नरेशन बनाते हैं, तो नरेशन में मे का लोप होता है कई बार ऑप्टेटिव सेंटेंस में। भाई जैसे डायरेक्ट का सेंटेंस दिया हुआ होता है और उसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो वहाँ मे दिया हुआ नहीं होता है, कई बार तो नहीं होता है, तो अपने को वहाँ अंडरस्टूड करना होता है, तो मे का पास्ट वहाँ माइट करना होता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रारंभ जो है वो किससे होता है? मॉडल मे से होता है। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि हम यहाँ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाले टॉपिक की बात कर रहे हैं, हम यहाँ सिंटैक्स टॉपिक की बात कर रहे हैं, हम यहाँ कंकर्ड वाले टॉपिक की बात कर रहे हैं। तो इसमें आपको ये ध्यान में रखना है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में कर्ता चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, क्रिया हमेशा किस रूप में आएगी? प्लूरल फॉर्म में ही आएगी। यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जो करेंगे हम बहुवचन के रूप में ही करेंगे, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। इतनी बात क्लियर है? फिर से सुनो, मैंने क्या कहा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, क्रिया हमेशा बहुवचन की ही आएगी इसमें, ठीक है। जैसे इसको दोबारा देख लो, ऑपरेटिव सेंटेंस देखा, विस्मयादिबोधक सेंटेंस, वाक्य बोलते हैं इसको। इससे किस किस का बोध होता है? ब्लेसिंग, प्रेयर, विश, कर्स। कर्स का मतलब क्या होता है? श्राप या अभिशाप। इसका मतलब क्या है? अभिशाप, या इसको हम बोल सकते हैं श्राप। किसी को बद्दुआ दी जाती है, तो बद्दुआ देने वाला जो वर्ड है वो क्या है? कर्स, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि आप दीर्घायु हो, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस ही है। जैसे मैं कहूँ कि आप जो हैं इसमें आपके बारे में कहा जाए कि आप दीर्घायु हो, ये बोल दिया। फिर मैं ऐसे बोलूँ कि आपका सिलेक्शन जल्दी हो, भाई आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन जल्दी हो, भगवान आपको सुखी रखे, ठीक है। ये सारे जो है इसमें ब्लेसिंग, प्रेयर, विश ये हो गया। लेकिन कर्स में क्या है? गो टू हेल, भाड़ में जाओ या नरक में जाओ, ठीक है। तो ये जो वाक्य होंगे वो सारे के सारे वाक्य कौन से होंगे? ऑपरेटिव सेंटेंस। अब हमें ये देखना है कि ऑपरेटिव सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग जो करेंगे वो किस प्रकार से करेंगे। तो एग्जांपल्स लेते हैं इसमें। गॉड द किंग। इस बात का भी ध्यान रखेंगे, आप ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में ऑप्टेटिव मार्क भी दिया हुआ होता है, ठीक है। अब यहां मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, सेव्स और सेव, ठीक है। मैं लिखा है यहाँ पे एग्जाम्पल, गॉड सेव्स, सेव द किंग। गॉड यहाँ पे सिंगुलर नाउन ही है। कौन सा नाउन है? ये सिंगुलर नाउन है। और वैसे नियम के अनुसार तो हम देखें, भाई सब्जेक्ट वर्ब के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आप क्या करोगे? सिंगुलर नाउन के अनुसार सिंगुलर वर्ब का प्रयोग। लेकिन ना, यहाँ मार्क लगा हुआ है ऑप्टेटिव साइन, इसको देखते हैं आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। और ये हमने बात कर ली थी कि क्रिया में एस एस जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये सिंगुलर वर्ब है। और ये एस और एस जुड़ने का प्रोग्राम जो है, कार्यक्रम जो है, वो केवल और केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही होता है ऐसा, ठीक है। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये प्लूरल वर्ब है, ठीक है। अब यहाँ आपको क्या बताया था कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, क्रिया हमेशा कौन सी आएगी? क्रिया कौन सी आएगी भी? प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा, न कि यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। यदि यहाँ पे हम सेव्स का प्रयोग करेंगे इस गॉड को देखते हुए सिंगुलर नाउन के अनुसार, तो ये आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो, मैं लिखूं लॉन्ग क्वीन। यहां ऑप्शन दिया गया है आपको लीव्स और लिव,
सेंटेंस लिखा है लॉन्ग लिव द किंग क्वीन, कि रानी की उम्र लंबी हो, ये प्रार्थना की जा रही है। हाँ जी, अब की बार लॉन्ग, अब देखो इसमें सेंटेंस इसका सीक्वेंस चेंज कर दिया गया है। अब की बार आपको इसमें ये देखना है कि रियल सब्जेक्ट कौन सा है। रियल सब्जेक्ट इसमें क्या दे रखा है, द क्वीन। भाई लॉन्ग जो है ये तो एडवर्ब है, तो ये तो सब्जेक्ट है नहीं, ये तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता, इसलिए इसमें रियल सब्जेक्ट जो है वो कौन सा है, द क्वीन। और यहाँ ये सब्जेक्ट हो गया, फिर इसके बाद में वर्ब आएगा, फिर इसके बाद में क्या है, एडवर्ब है। लेकिन यहाँ पे आपको मार्क दिखाई दे रहा है, ये कौन सा मार्क है, ऑप्टेटिव साइन है ये। और ऑप्टेटिव साइन देखते हैं आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ क्वीन सिंगुलर नाउन है, लेकिन इसके साथ वर्ब जो आएगी वो प्लूरल आएगी, और प्लूरल फॉर्म में किसका प्रयोग करेंगे, हम यहाँ पे लिव का प्रयोग करेंगे। इतनी बात क्लियर है। एक सेंटेंस और देखो इसमें, मे यू सक्सेस गेट्स एंड गेट। हाँ जी, अब की बार देखो इसमें मैं एक चीज़ जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है मे। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ऑप्टेटिव सेंटेंस के बिगिनिंग में हमेशा मॉडल कौन सा आता है, मे आता है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, क्रिया हमेशा किस रूप में आएगी, प्लूरल फॉर्म में ही आएगी। यहाँ एक इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका ये भी है कि आप ऑप्टेटिव साइन देखकर भी इसको समझ सकते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे यू दे रखा है, यू। अब देखो हमेशा इस बात का भी ध्यान रखो, जब भी कोई मॉडल आता है तो मॉडल अपने साथ मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म। अरे मॉडल है ना, कैन कुड मे माइट शैल शुड विल वुड मस्ट यूज टू ought टू नीड डेयर, इनके बाद में हमेशा मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि मे मॉडल है, मॉडल हमेशा अपने बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है, फर्स्ट फॉर्म। इसीलिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में जनरली क्या, ये हमेशा ही ऑप्टेटिव सेंटेंस में वर्ब जो आएगी वो प्लूरल फॉर्म में आएगी। प्लूरल फॉर्म में आएगी तभी वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, है फर्स्ट, क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस के बिगिनिंग में मॉडल कौन सा दिया हुआ होता है, मे। ठीक है, तो इतनी बात भी क्लियर है अपनी। भाई ये बात भी क्लियर है, गॉड सेव द किंग, लॉन्ग लिव द क्वीन, मे यू गेट सक्सेस। तो जहाँ भी कोई ऑप्टेटिव सेंटेंस दिखाई दे, चाहे इसमें करता एक वचन हो बहुवचन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको वर्ब का प्रयोग प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करना है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपन। अपन जो अब बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे जेरंड और टू इन्फिनेटिव की। इसका भी ध्यान रखना है आपको, जेरंड और टू इन्फिनेटिव। जब हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसमें जेरंड को भी देख लेना जरूरी होता है और टू इन्फिनेटिव को भी जानना जरूरी होता है। ये जेरंड होता क्या है, जेरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing को जेरंड कहा जाता है, और इसमें वर्ब प्लस नाउन इन दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। जेरंड में वर्ब प्लस नाउन दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, इसीलिए इसको वर्बल नाउन भी कहा जाता है। कौन सा नाउन कहा जाता है, वर्बल नाउन भी कहा जाता है। और इस बात का भी ध्यान रखना होगा, भाई जब यहाँ नाउन का ये फंक्शन कर रहा है, इसका मतलब ये किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है। जब ये नाउन का फंक्शन कर रहा है, इसका मतलब ये किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इसलिए जब भी किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में जेरंड का प्रयोग किया जाए, तो उस जेरंड के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। गॉट माई पॉइंट? यही बात अपन करने वाले हैं कि टू इन्फिनेटिव क्या है। ये टू इन्फिनेटिव, इसको समझ लो एक बार, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को टू इन्फिनेटिव कहा जाता है। कौन सा इन्फिनेटिव कहा जाता है इसको, टू इन्फिनेटिव। और इसमें भी वर्ब प्लस नाउन के गुण विद्यमान होते हैं, इसलिए
टू इन्फिनेटिव का प्रयोग भी हम किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं और इसका प्रयोग किसी सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। जब हम इसका प्रयोग किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में करेंगे तो इसके बाद भी हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है भाई, जेरंड और टू इन्फिनेटिव का प्रयोग यदि सब्जेक्ट के रूप में होगा तो इनके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सिंगुलर फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी? सिंगुलर फॉर्म। तो इनके एग्जांपल्स देखते हैं अपन। जैसे स्विमिंग, खालिस्तान, a good exercise is are। अब देखो यहाँ स्विमिंग है, स्विम V1 प्लस ING का प्रयोग हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING को हम क्या बोलते हैं? जेरंड। और इस जेरंड का प्रयोग यहाँ किस रूप में किया गया है? इस सेंटेंस का क्या है? ये सब्जेक्ट है। तो अब आपको देखना, स्विमिंग ए गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छा व्यायाम होता है। ठीक है, एक अच्छा व्यायाम है। तो यहाँ स्विमिंग के अनुसार इज का प्रयोग करोगे आप सिंगुलर वर्ब का या प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग करोगे। यहाँ मैंने आपको बताया था कि जेरंड और टू इन्फिनेटिव का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो इनके बाद में कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स और देखो आप। जैसे laughing, good for health is are। दूसरा एग्जाम्पल देखो, स्मोकिंग डेंजरस to health is। यहां और देखो, सीइंग, बिलीविंग इज आर। ये देख लो, कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं हमने जेरंड के। लाफिंग है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है, इसका मतलब ये यहाँ पे किस रूप में काम में लिया गया है? जेरंड। और ये इस सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है। वहाँ इज और आर में लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ, हंसना स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? अच्छा होता है। यहाँ स्मोकिंग में भी वही देखो, जेरंड है, V1 प्लस ING, इसका मतलब जेरंड का ही यूज किया गया है। ये भी अपने बाद में कौन सी फॉर्म लेगा? सिंगुलर वर्ब। यहाँ लिखा सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास करना होता है। अब सी वर्ड देखो आप, सी SEE, सी का मतलब देखना होता है। ठीक है, अब आप ये देखो, इस वर्ब के साथ में कभी भी ING का प्रयोग नहीं करते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस में इसका यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ हमने इसका जो यूज़ कर रखा है वो जेरंड के रूप में कर रखा है। इसका मतलब इसमें वर्ब के भी गुण हैं और किसके गुण हैं? नाउन के भी गुण हैं, इसलिए इसको सेंटेंस का सब्जेक्ट बना सकते हैं। लेकिन सी का प्रयोग ING फॉर्म के साथ नहीं किया जाता है, प्रोग्रेसिव टेंस में इसका यूज नहीं होता है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी नहीं होगा। इन द सेम वे बिलीव वर्ड है, इसका प्रयोग भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है, क्योंकि ये बिलीव वर्ब जो है वो भी वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस है। तो थिंकिंग प्रोसेस वाली जो जितनी भी क्रियाएं हैं उनके साथ में भी ING का प्रयोग नहीं होता। लेकिन यहाँ तो हमने इसको जेरंड के रूप में काम में ले रखा है, इसलिए हम इसमें कर सकते हैं। मेन बात ये थी, अपनी मुख्य फोकस अपना ये था कि जेरंड और टू इन्फिनेटिव के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो हमने यहाँ तक तो ये बात की है कि जेरंड है और इसमें भी किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। इतनी बात क्लियर है? चलो फिर कुछ एक एग्जांपल्स और लेते हैं अपन जो रिलेटेड है किससे? टू इन्फिनेटिव से। इससे पहले एक जेरंड का एग्जांपल और देखो। प्लकिंग
flowers, not a good habit is or plucking flower, pluck का मतलब होता है तोड़ना, फूलों को तोड़ना एक अच्छी आदत नहीं है, ठीक है। यहाँ भी देखो प्लकिंग ये क्या है, जेरंड के रूप में ही काम में लिया गया है क्या इसको, ये जेरंड है और इस सेंटेंस का क्या है, ये सब्जेक्ट है। तो फ्लावर्स, प्लकिंग फ्लावर्स क्या लिखा कि फूलों को तोड़ना क्या नहीं है, इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो ये जेरंड है, जेरंड का प्रयोग जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में होगा तो इस तरीके से आप इसको देख लें। अब हम बात करेंगे टू इन्फिनेटिव्स की। किसकी? टू इन्फिनेटिव के बारे में हमने वैसे तो बात कर ली, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम टू इन्फिनेटिव बोलते हैं, तथा इसमें वर्ब प्लस नाउन दोनों के गुण मौजूद होते हैं और इसका प्रयोग किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में भी किया जा सकता है और ये किसी सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ जब क्रिया हम सब्जेक्ट के रूप में इसको काम मिलेंगे तो क्रिया एक वचन की आएगी, जैसे टू प्ले, गुड फॉर एवरीवन, ठीक है। टू प्ले दे रखा है यहाँ पे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्या, इसका मतलब ये यहाँ पे टू इन्फिनेटिव है। कौन सा इन्फिनेटिव है? टू इन्फिनेटिव, ठीक है। और यहाँ इस सेंटेंस में किस रूप में काम में लिया गया इसको, सब्जेक्ट के रूप में। तो टू प्ले, खेलना सबके लिए क्या होता है, अच्छा होता है। तो यहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे, जैसे मान लो यहाँ आपको ऑप्शन दे रखा है इज और आर, तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे मैं लिखूँ टू स्विम, खालिस्तान, अ गुड एक्सरसाइज, इज और आर, ये ऑप्शन में आपको ये दे रखा है, ठीक है। टू स्विम, अ गुड एक्सरसाइज, टू इन्फिनेटिव है यहाँ और इसका प्रयोग यहाँ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किया गया। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किया गया है तो इसके साथ भी हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जेरंड और इन्फिनेटिव इन दोनों वर्ड्स की बात कर रहे थे और हम इनके यूज़ के बारे में बात कर रहे थे कि इनमें किस किस के तो गुण होते हैं और इनका यूज़ किस किस प्रकार से हम कर सकते हैं और इनके साथ कौन सी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इतनी बात क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसी टॉपिक में, उसकी बात करेंगे। एक वर्ड लेते हैं अपन और वो वर्ड है ऑल। ऑल इज वेल, ऑल आर वेल। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि ऑल का जो प्रयोग करते हैं तो ऑल के प्रयोग में कई बार हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं और कई बार हम किसका प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ऑल का प्रयोग सिंगुलरिटी कब शो करेगा, प्लूरलिटी कब शो करेगा, ठीक है। इसके साथ कब हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और कब हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ऑल इज वेल होता है या ऑल आर वेल, भाई ऑल इज वेल या ऑल आर वेल, इसके बारे में हम बात करते हैं। ऑल के बारे में भाई ऑल के यूज जो है वो देखो आप, यदि ऑल का प्रयोग एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब क्या हुआ, यहां मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं थिंग्स की। किसकी बात कर रहा हूं, नॉट अबाउट पर्सन्स, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स। यहां इस थिंग की बात हो रही है और मैं किसकी बात कर रहा हूं, एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब क्या हुआ, प्रत्येक वस्तु, यानी सब कुछ हो गए, सब कुछ। कुछ का मतलब हम लोगों की तो बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, वस्तुओं की बात कर रहे हैं, यानी वस्तु की बात हो रही है। जब ऑल का प्रयोग एवरीथिंग के अर्थ में होगा, किस रूप में होगा, जब ऑल का प्रयोग एवरीथिंग के अर्थ में होगा, प्रत्येक वस्तु या सब कुछ चीज़ के अर्थ में होगा, तो इस ऑल को एक सिंगुलर नाउन माना गया है। कौन सा नाउन माना गया है, सिंगुलर नाउन।
और सिंगुलर नाउन हमेशा अपने साथ कौन सी वर्ब कैरी करता है? सिंगुलर वर्ब। कौन सी वर्ब? सिंगुलर वर्ब। दोबारा देखो, जब ऑल का प्रयोग एवरीथिंग के अर्थ में किया जाए, किस अर्थ में किया जाए? एवरीथिंग के अर्थ में किया जाए, तब इसे सिंगुलर नाउन माना जाता है। और सिंगुलर नाउन अपने साथ कौन सी वर्ब लेता है? सिंगुलर वर्ब ही लेता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे, ऑल इज वेल। ऑल का प्रयोग यहाँ सेंटेंस में किस रूप में हो रहा है? सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है। और इसके साथ वर्ब कौन सी काम में ली है? सिंगुलर वर्ब। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। जैसे आपने 3 इडियट्स मूवी देखी, उसमें गाना सुना होगा, होठ घुमा सीटी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल, ओ पप्पू ऑल इज वेल। ठीक है, ऑल इज वेल या ऑल आर वेल? ऑल इज वेल का मतलब सब कुछ ठीक है। यहाँ सब कुछ चीज़ों की बात हो रही है, लोगों की बात नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? ऑल इज वेल का मतलब क्या है? सब कुछ ठीक है। वी आर टॉकिंग, ऑल यहाँ इंडिकेट किसको कर रहा है? यहाँ ऑल जो है एवरीथिंग को इंडिकेट कर रहा है। और जब एवरीथिंग की बात होगी, जब इस थिंग की बात होगी, तो इसका मतलब इसके साथ अब की बार किस वर्ब का प्रयोग करना है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे कि जब ऑल का प्रयोग हम नंबर ऑफ पर्सन्स, पुरुषों की संख्या बताने के लिए करें, तब इसे सिंगुलर नहीं, तब उस टाइम पे हम इसको प्लूरल नाउन मानते हैं। और प्लूरल नाउन अपने साथ प्लूरल वर्ब ही कैरी करता है। अब की बार पहले तो हम बात कर रहे थे कि ऑल का प्रयोग यदि एवरीथिंग, थिंग के अर्थ में कर रहे थे, वस्तुओं के अर्थ में कर रहे थे। लेकिन अब की बार हम बात कर रहे हैं कि यदि ऑल का प्रयोग नंबर ऑफ पर्सन्स, पुरुषों की संख्या बताने के लिए किया जाए, किसकी संख्या बताने के लिए किया जाए? पुरुषों की संख्या बताने के लिए किया जाए, तब अब की बार इस ऑल को प्लूरल नाउन माना जाता है। और प्लूरल नाउन जो है अपने साथ हमेशा कौन सी वर्ब कैरी करेगा? प्लूरल वर्ब कैरी करता है। व्हाट माय पॉइंट? व्हाट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अ वर्ड, ओके? इट हैज़ ड्यूअल यूजेस, you know. I was just talking about that a word all. When we consider all as everything, it indicates everything, then it takes a singular verb. When we talk about the word all and it indicates the number of persons, then it takes a plural verb. Why not? Am I right or not? तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि all का प्रयोग जब नंबर ऑफ पर्सन्स के लिए करेंगे, जब किसके लिए करेंगे? पुरुषों की संख्या। नंबर ऑफ पर्सन्स का मतलब क्या हुआ? पुरुषों की संख्या बताने के लिए किया जाए, तो इसको एक कौन सा नाउन माना गया है? प्लूरल नाउन माना गया है। और प्लूरल नाउन अपने बाद में कौन सी वर्ब लेगा? प्लूरल वर्ब, यानी बहुवचन क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कहूँ ऑल आर वेल, अब की बार इसके साथ में देखो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। और इस प्लूरल वर्ब के प्रयोग से हमें पता चल रहा है कि अब की बार लोगों की बात हो रही है, हम वस्तुओं की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ इसका मतलब हुआ सब लोग अच्छे हैं, सब लोग ठीक हैं, सब लोग ठीक हैं या सब लोग अच्छे हैं। पहले वाले सेंटेंस में ऑल इज वेल का मतलब सब कुछ ठीक है, सब कुछ का मतलब वस्तुओं की बात हो रही थी। लेकिन यहाँ ऑल आर वेल, इसका मतलब क्या हुआ? सब लोग ठीक है। अब की बार यहाँ लोगों की बात हो रही है, तो इनमें जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस का ध्यान रखें आप। क्या क्या डिफरेंस है? यदि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है तब हम थिंग्स की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। लेकिन जब ऑल के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सन्स, ओके? तो इतनी बात क्लियर है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। और हम बात करेंगे एक बहुत ही शानदार रूल के बारे में। हालांकि ये सभी रूल जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो सारे के सारे शानदार हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे एक नया रूल है, नथिंग बट।
ये एक स्ट्रक्चर भी होता है कि नथिंग बट का प्रयोग यदि किसी सेंटेंस में हो रहा है, यदि नथिंग बट का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में हो रहा है और उसके बाद में चाहे नाउन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। जैसे मैं लिखूं देयर was nothing but books seen, यहां ऑप्शन दे दिया was और were। there was nothing but books seen। एग्जाम्पल देखो इसमें, there was nothing but books seen, खालिस्तान दे रखा है। There was nothing but books खालिस्तान seen। यहाँ आप was का प्रयोग करोगे या were का प्रयोग करोगे, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। मैंने क्या बताया था कि nothing but है, इसके बाद में चाहे नाउन प्लूरल हो, लेकिन verb कौन सी आएगी? इसके बाद में जो verb का प्रयोग होगा वो कौन सी verb आएगी? हमेशा सिंगुलर verb। जैसे यहाँ बुक्स प्लूरल नाउन है, प्लूरल काउंट नाउन है ये, लेकिन यहाँ वर्ब का प्रयोग जो होगा वो सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे देयर वॉज नथिंग बट बॉयज प्रेजेंट। इसमें भी देख लो आप, वॉज या वर, किसका प्रयोग करोगे आप? देयर वॉज नथिंग बट, बॉयज प्लूरल नाउन आ गया, लेकिन यहां पे आप किसका प्रयोग करोगे? सिंगुलर वर्ब का ही। यहां पे किसका प्रयोग करोगे? देयर is nothing but water available, there is या are, किसका प्रयोग करोगे भैया आप? देयर इज नथिंग बट वाटर। अब की बार तो यहाँ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ गया अभी, लेकिन फिर भी वर्ब का प्रयोग जो होगा वो सिंगुलर ही होगा। और जैसा कि आपको विदित है, आपको पता है कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हमेशा अपने साथ कौन सी वर्ब लेता है? सिंगुलर वर्ब ही लेता है। लेकिन यहाँ देखो प्लूरल काउंटेबल नाउन थे, लेकिन सेंटेंस में क्या आया है? नथिंग बट का यूज किया गया है, तब यहाँ वर्ब जो लेंगे अपन वो सिंगुलर वर्ब को ही काम में लेंगे। ठीक है, तो इतनी बात, ये नथिंग बट वाला भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आप क्या करते हो इसमें, ये प्लूरल काउंट नाउन है तो इसको देख के आप डायरेक्ट ही क्या करते हो, यहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हो, तो ऐसा प्रयोग करना गलत होगा, ऐसा प्रयोग उचित नहीं है। ठीक है, इसके साथ हमेशा कौन सी वर्ब का प्रयोग करना है? सिंगुलर वर्ब का ही। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे इट। एक सिंपल सा रूल है, लेकिन इसमें भी गलती हो सकती है। जैसे मैं लिखूंगा तो पता चल जाएगा आपको कि भाई ठीक है। यहाँ हम बात करने वाले हैं इट की। किसकी बात करेंगे? इट की बात करेंगे। और इट का प्रयोग यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किया जाए तो इसके साथ आप कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे? तो यहाँ एक सबसे पहले मैं एग्जाम्पल ही लिख रहा हूँ। इट खालिस्तान, वी इज आर। ये देखो सेंटेंस एकदम सिंपल है, इट वी। इट का प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किया गया है। यहाँ पे इसको देखो, देखें इट का प्रयोग जो किया गया है वो सेंटेंस में किस रूप में किया गया है? सब्जेक्ट के रूप में। अब यहाँ इट जो है वो हमेशा अपने साथ एक वचन की क्रिया लेता है। कौन सी क्रिया लेता है? जैसे यहाँ इज है, आर है। यहाँ वी को देखते हुए कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। यहाँ इट का प्रयोग किस रूप में किया गया है? सब्जेक्ट के रूप में किया गया। और जब इसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया तो इसके साथ हम वर्ब भी कौन सी काम में लेंगे? सिंगुलर वर्ब। इट के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग होगा, न कि वी और दे इनके अनुसार। ठीक है, इस क्रिया के बाद में आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार नहीं होगा। जैसे इट a chair, is या आर।
देखो देखिए, यहाँ भी हमने किस रूप में काम लिया है? सब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ इट का प्रयोग, इट के साथ हमेशा वर्ब भी आपको कौन सी काम में लेनी है? सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। ये सिंपल सा रूल था, इसलिए बताना भी ज़रूरी था। लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि इट का प्रयोग जब भी कभी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में होता है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। गॉट माई पॉइंट? ठीक है। Now I'm going to tell you something about the word each. Each की बात करेंगे। Each का मतलब होता है प्रत्येक। जब each शब्द का प्रयोग किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में करेंगे तो ये तो सीधी सी बात है कि इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो ईच के बारे में हम बात करेंगे कि ईच के पहले यदि कोई प्रोनाउन या नाउन सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में हो तो ईच के बाद में फिर उस प्रोनाउन के अनुसार ही हम किसका प्रयोग करेंगे? क्रिया का प्रयोग करेंगे। देखते हैं, देखें। जैसे मान लो मैं कहूँ ईच खालिस्तान एन ऑनेस्ट बॉय, यहाँ ईच आर। यहाँ ईच के साथ में कोई नाउन या प्रोनाउन वो नहीं दिया गया है, ठीक है। यहाँ ईच एन ऑनेस्ट बॉय लिखा है। ईच का प्रयोग यहाँ किस रूप में काम में लिया गया है? सब्जेक्ट के रूप में। और आपको पता है यदि किसी सेंटेंस में ईच का प्रयोग हो, सब्जेक्ट के रूप में हो, तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। जैसे इज का ही प्रयोग होगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैं जब ऐसे लिखूं वी ईच खालिस्तान a car has have, अब की बार देखो ईच का प्रयोग हुआ है यहाँ पे और यहाँ वी का प्रयोग भी हुआ है। वी प्रोनाउन है, ठीक है। यहाँ देख लो वी का प्रयोग भी हुआ है, ईच का प्रयोग भी हुआ है। अब आपको खालिस्तान भरना है, यहाँ पे हैज़ का प्रयोग करोगे या हैव का प्रयोग करोगे, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। दे ईच a book, has, have, ठीक है। इसमें खालिस्तान भरना है, सॉरी। दे ईच a book, भरो, देखें खालिस्तान भरो। इसमें कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे? हैज़ का प्रयोग करोगे या हैव का प्रयोग करोगे? वी ईच। अब देखो ईच के पहले क्या दे रखा है यहाँ पे? प्रोनाउन किस फॉर्म में है? ये प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ पे आगे भी वर्ब कौन सी भरी जाएगी? फिर प्लूरल। यहाँ हैज़ का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ किसका प्रयोग होगा? हैव का प्रयोग ही होगा, प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। यदि यहाँ हम हैज़ का प्रयोग करेंगे तो ऐसा यूज क्या हो जाएगा? गलत। यानी ईच के पहले आपको नाउन या प्रोनाउन देखना होगा, जिस रूप में होगा उसी फॉर्म में आपको वर्ब भरनी है। दे ईच, यहाँ क्या लिखा? दे ईच। अब दे ईच लिखा है, इसका मतलब यहाँ ईच के पहले प्लूरल प्रोनाउन आया, तो इसके अनुसार यहाँ भी आप किसका प्रयोग करोगे? हैव का ही प्रयोग करोगे, प्लूरल वर्ब का। यहाँ हैज़ का प्रयोग आप करोगे तो सेंटेंस क्या होगा आपका? गलत, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये कुछ बातें हैं, कुछ जानकारियाँ हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। चलो अब मैं फिर से एक सिंपल सा रूल और लेते हैं, है ना, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। नॉट ओनली बट ऑल्सो बहुत पढ़ा है आपने, ये तीसरी चौथी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसलिए उसी की बात करते हैं अपन कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो रिलेटेड, बट ऑल्सो से रिलेटेड जो भी सेंटेंस होते हैं उनमें आप वर्ब का प्रयोग करते हो, तो वर्ब का प्रयोग किस प्रकार से उसमें करते हैं आप, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो, न केवल बल्कि। किसी सेंटेंस में यदि नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग, किसी सेंटेंस में यदि दो नाउन्स या प्रोनाउंस नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़कर सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों, तो क्रिया का प्रयोग निकटतम कर्ता के अनुसार किया जाता है। किसके अनुसार किया जाता है? नियरेस्ट
सब्जेक्ट के अनुसार, न कि प्रथम नाउन के अनुसार या प्रनाउन के अनुसार। इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी कोई सेंटेंस दिया हुआ होगा उस सेंटेंस में नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़कर कोई नाउन या प्रनाउन सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, तो वहाँ आप जो क्रिया का प्रयोग करोगे वो क्रिया का प्रयोग किस के अनुसार किया जाएगा? निकटतम कर्ता के अनुसार हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल not only the principal but also the teachers खालिस्तान present in the function यहाँ आपको ऑप्शन में दिया गया was ऑब्लिक वर। नॉट ओनली का प्रयोग किया गया यहाँ पे, नॉट ओनली द प्रिंसिपल, इसके साथ में कौन सा नाउन जुड़ा हुआ है अभी? ये सिंगुलर नाउन, ठीक है। बट ऑल्सो द टीचर्स, टीचर्स कौन सा नाउन है? प्लूरल नाउन। वर्ब का प्रयोग यहाँ किया जाना है प्रेजेंट इन द फंक्शन, न केवल प्रधानाचार्य बल्कि अध्यापक भी फंक्शन में मौजूद थे, उपस्थित थे। अब देखो यहाँ पे क्रिया के निकटतम कर्ता कौन? द टीचर्स। द टीचर्स जो है प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब भी कौन सी लोगे आप काम में? प्लूरल वर्ब। और प्लूरल वर्ब के रूप में यहाँ दो ऑप्शन दे रखे हैं, वॉज और वर। ये तो सिंगुलर वर्ब है और ये कौन सी वर्ब है? प्लूरल। तो यहाँ किसका प्रयोग करना है? वर का ही प्रयोग करना है। कारण क्योंकि इस क्रिया के निकटतम कर्ता कौन है? टीचर्स, द टीचर्स। तो द टीचर जो है प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ हम प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। इसी सेंटेंस को मैं उल्टा करके लिख रहा हूँ एक बार। नॉट ओनली द टीचर्स but also the principal खालिस्तान present in the function। अब यहाँ आपको यूज करना है was या वर का, ठीक है भाई। नॉट ओनली और बट ऑल्सो की बात हो रही है। नॉट ओनली बट ऑल्सो में देखो पहला सेंटेंस जो लिखा था वहाँ पे सिंगुलर नाउन, नॉट ओनली के साथ कौन सा नाउन जुड़ा था? सिंगुलर नाउन। बट ऑल्सो के साथ प्लूरल। क्रिया का प्रयोग कहाँ करना था? यहाँ। तो मैंने बताया था कि इस रूल के अनुसार नॉट ओनली बट ऑल्सो से जब भी कोई दो नाउन या प्रनाउन जुड़कर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो वर्ब का प्रयोग निकटतम कर्ता के अनुसार किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ निकटतम कर्ता प्लूरल नाउन था तो इसके अनुसार हमने प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिया। लेकिन अब की बार देखो यहाँ नॉट ओनली से क्या जुड़ा हुआ है? द टीचर्स। ये कौन सा नाउन है? प्लूरल नाउन। और बट ऑल्सो के साथ ये प्रिंसिपल दे रखा है, द प्रिंसिपल, ये सिंगुलर नाउन है। अब क्रिया के निकटतम कर्ता यही है, द प्रिंसिपल। भाई क्रिया के निकटतम कर्ता कौन सा है? द प्रिंसिपल। तो ये सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ अब की बार वर्ब कौन सी कहाँ मिलेंगे? सिंगुलर वर्ब वॉज का ही प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वॉज का। तो इस प्रकार से ये सिंपल रूल रहेगा कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो इसमें आपको वर्ब बढ़नी हो तो क्रिया की निकटतम कर्ता देखो, यदि एक वचन है तो एक वचन की क्रिया, यदि निकटतम कर्ता बहुवचन है तो बहुवचन की क्रिया। इस प्रकार से आप आराम से कर सकते हैं गाइस। एम आई राइट और नॉट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जब न्यूमरल एडजेक्टिव तथा नाउन दोनों मिलकर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तो इनसे निश्चित दूरी, निश्चित ऊंचाई, निश्चित भार, निश्चित राशि,
ठीक है। निश्चित द्रव्यमान आदि का बोध हो तो इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनसे एक यूनिट, एक इकाई का बोध होता है। फिर मैंने क्या कहा, जब न्यूमरल एडजेक्टिव मतलब संख्यावाचक विशेषण, गिनती बताने वाले, जैसे मान लो मैंने कहा 5, 6, 7, 8, ये न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं। जैसे मान लो मैंने कहा 50,000 रुपये, तो 50,000 ये न्यूमरल एडजेक्टिव में तो आ गया। मैंने यही तो बोला आपको कि यदि न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस नाउन दोनों का प्रयोग यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हो तो इनसे निश्चित दूरी, निश्चित ऊंचाई, निश्चित भार, निश्चित द्रव्यमान, निश्चित राशि आदि का बोध हो तो इनके साथ एक सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, न कि प्लूरल वर्ब का। जैसे हम बात करने वाले हैं न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस नाउन। न्यूमरल एडजेक्टिव को हम क्या बोलेंगे, संख्यावाचक विशेषण। क्या बोलेंगे इसको, संख्यावाचक विशेषण। न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस नाउन से इनका प्रयोग यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हो तथा इनसे निश्चित हाइट, वेट, मैस, अमाउंट, ठीक है, डिस्टेंस आदि का बोध हो तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। तो इनका प्रयोग जब मैं बता रहा था आपको तो यूँ बता रहा था कि इनसे यदि सर्टेन डिस्टेंस निश्चित दूरी, इनसे यदि सर्टेन हाइट, इनसे यदि सर्टेन अमाउंट, इनसे यदि सर्टेन वेट, ठीक है, क्या लिखा, सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन वेट, सर्टेन अमाउंट, सर्टेन वेट, ये हो गया, डिस्टेंस हो गया, ठीक है, सर्टेन मैस इत्यादि का बोध हो तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित। यहाँ देख लो एक बार, निश्चित दूरी, निश्चित ऊंचाई, निश्चित राशि, निश्चित भार, निश्चित द्रव्यमान। ये क्या है यहाँ पे, द्रव्यमान। तो अब इनके एग्जाम्पल्स लेते हैं अपन, 2-4 एग्जाम्पल देखते हैं इस रूल से रिलेटेड जो भी है। Five miles, a long distance, is या आर। क्या लिखा है यहाँ पे, देखो देखें, 5 miles a long distance। यहाँ 5 जो है वो क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव है क्या, ये कैसा एडजेक्टिव है भाई, 5, 1, 2, 3, 4, ये गिनती बताने वाले शब्द जितने भी होंगे वो सारे के सारे न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं, संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं इसको, न्यूमरल एडजेक्टिव। और ये यहाँ पे आपको दे रखा है कौन सा, नाउन। अब मैं बात कर रहा हूँ 5 मील की दूरी, ठीक है, 5 मील की दूरी या मीलों दूर की बात हो रही है, केवल मैं 5 मील की बात कर रहा हूँ, यानी निश्चित दूरी की ही बात कर रहा हूँ, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। मैं मीलों दूर की बात नहीं कर रहा यहाँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 5 मील की दूरी की। तो यहाँ पे जब ये निश्चित हो गया, सर्टेन डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस कैसा है, 5 मील से, इससे ये निश्चित कर रहा है, सर्टेन कर रहा है, ये सर्टेनिटी बता रहा है, ठीक है। तो अब इससे ये पता चल गया कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो कितने मील की दूरी की बात हो रही है, 5 मील की दूरी की बात हो रही है। और इसके साथ हम वर्ब भी कौन सी लेंगे काम में, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट और एग्जांपल देखो आप, 50,000 rupees
नॉट अ बिग सम इज आर। हाँ जी, 50,000 रुपीज़, ये 50,000 आ गया, ये फिर से न्यूमरल एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? न्यूमरल एडजेक्टिव है। 50,000 रुपीज़ लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है? 50,000 रुपीज़। नॉट अ बिग सम, की बड़ी राशि नहीं है। सम का मतलब क्या होता है? राशि। अब यहाँ 50,000 रुपये की बात हो रही है, फिक्स अमाउंट की बात हो रही है, या अनिश्चित संख्या में बात हो रही है? मैं यहाँ 50,000 रुपये की बात कर रहा हूँ, न कि अनिश्चित संख्या में रुपयों की बात हो रही है। तो ये एक फिक्स निश्चित राशि होगी, 50,000 रुपीज़, नॉट अ बिग सम। ठीक है, अब ये निश्चित राशि है, इसका मतलब इसके साथ भी हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग इसमें करेंगे। यहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे तो ऐसा यूज करना क्या होगा? गलत होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, 10 pounds, a huge weight. टेन पाउंड का भार एक बहुत बड़ा भार होता है। 10 पाउंड्स इज अ ह्यूज वेट। क्या लिखा भाई यहाँ पे? 10 पाउंड्स, ये 10 दे रखा है, क्या न्यूमरल एडजेक्टिव आ गया, और इसके साथ में पाउंड्स, ये नाउन भी दे रखा है। तो मैंने ये तो बताया था, न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हो। न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हो, तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, या सिंगुलर वर्ब के रूप में इज का प्रयोग करेंगे। यहाँ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते। इतनी बात क्लियर है? ठीक है भैया। नेक्स्ट हम बात करेंगे, कई बार संख्याएं जो होती है पार्टिकल्स, फ्रैक्शंस, हम किसकी बात करेंगे अब की बार? फ्रैक्शंस, अंश। जो संख्याएं बट्टे में लिखी जाती हैं, भिन्न संख्याओं में लिखी जाती हैं, उसको हम फ्रैक्शंस बोल सकते हैं, या फिर आप एक नाम और दे सकते हो, पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मतलब इन संख्याओं को हम किस में लिखेंगे अब की बार? बट्टे में। ठीक है, जैसे इसका भी रूल होता है 1/3